जय हिंद। भारत और चीन में कई विवाद हैं और ये विवाद बहुत सालों से चल रहा है। उनमें से हालिया विवाद जो डेवलप हुआ है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का बार बार नाम और नक्शा चेंज करके क्या भारत भविष्य में चाइना की विस्तारवादी नीति का शिकार होगा? मैं उत्तम गुसाई कुछ डेटा और कुछ इतिहास के साथ चाइना की चाल, आधा हकीकत आधा फसाना अपने भारतीयों से शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, क्या है चीन की विस्तारवादी नीति? इसको जानने के लिए हमें भारत, चीन और भूटान का इतिहास जानना होगा और इसके लिए मैं आप सबसे 6 पॉइंट के साथ कुछ तथ्यों को रखना चाहूंगा और मेरा सबसे आग्रह है कि शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पहले पॉइंट पे जाते हैं। खबर और न्यूज क्या है कि चाइना अनाउंसेस रीनेमिंग ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। वो अपनी मनमानी ढंग से रीनेमिंग कर रहा है। भारत सरकार इसका पुरजोर से खंडन करता है। हमारे विदेश मंत्री इसका पुरजोर से खंडन, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी इसका पुरजोर से खंडन किया है। दूसरा है नोटिफिकेशन के जरिए इनके नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 11 स्थानों का अरुणाचल का नाम चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस और नए नामों का नक्शा भी जारी कर दिया है। नामों के नामिनीकरण भी कर दिया है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में इन्होंने 6 जगहों का नाम चेंज कर दिया था और 2021 में तो 15 जगहों का। चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर को बोलता है कि ये मेरा हिस्सा है। अब कैसे वो बोलता है ये मेरा हिस्सा है, वो आगे वीडियो में देखेंगे। और जो अरुणाचल प्रदेश है उसको वो जंगनान के नाम से पुकारता है और उसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कैसे इसको चाइना इम्प्लीमेंट करेगा, क्या उसकी सोच है? चीन की विस्तारवादी नीति भारतीय क्षेत्र पर विस्तार करने के लिए प्रयासरत है और नामों का मानकीकरण उन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। इस तरह की कार्रवाई चीन अपने दस्तावेजों को और दावों को मजबूत करने के लिए कर रहा है। वैसे तो इन दावों का कोई महत्व नहीं है, पर जानकारों का मानना है कि ऐसे प्रयासों से कभी इंडियन गवर्नमेंट उसकी फेवर वाली आ जाए तो इन दस्तावेजों का उसको फायदा भी हो सकता है। चौथा पॉइंट था कि अरुणाचल प्रदेश को लेके क्या डिस्प्यूट है। कई देशों में पर्वतीय क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण प्राकृतिक नदी के द्वारा भी किया जाता है और जैसा चाइना और इंडिया के बीच में भी है। 1914 में सिमला समझौता हुआ था जिसमें 3 देशों ने भाग लिया था, ग्रेट ब्रिटेन, तिब्बत और चीन। उस समय इंडिया आजाद नहीं हुआ था तो ग्रेट ब्रिटेन इंडिया की जगह रैप था। चाइना की जगह था चीनी गणराज्य और तिब्बत। उस समय मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ भारत और तिब्बत के बीच, भूटान के पूर्वी सीमा से चीन और म्यांमार सीमा तक। 1949 से जब से पीआरसी, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, तब से उसने इस समझौते को रद्द कर दिया और उसका कारण था कि यह समझौता हमारे चीनी गणराज्य ने किया है जिनमें कि चाइना की प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए यह समझौता हम रद्द कर देते हैं और रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी इस समझौते को नहीं मानती और सिरे से नकार देती है। 5वां पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश को क्यों चाहता है चाइना, व्हाई ही इज दैट मच इंटरेस्टेड। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू।
जो ईस्टर्न सेक्टर है, प्रवेश का द्वार तवांग है और इसके बाउंड्री के बहुत ही नजदीक है। तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच गलियारे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तवांग गोल्डन लांगे ल्हासे मॉनेस्ट्री यहाँ सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है और सांस्कृतिक संबंध ये नहीं चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो तिब्बती बौद्ध हैं वो जो है तिब्बत के लोगों से मिले जुले और जो है एक उनका जो प्रणाली चल रहा है पीआरसी वाला, कम्युनिस्ट वाला, यहाँ ऐसा ना हो। लोकतांत्रिक जनतांत्रिक देश के लिए आवाज उठना शुरू हो और यही एक कारण है कि वो नहीं चाहता कि किसी भी हालात में अरुणाचल जो है भारत का हिस्सा हो। चीन तवांग को लेके भी काफी चिंतित है क्योंकि तवांग में गोल्डन नाग में लिहाज से विश्व की दूसरी बड़ी मॉनेस्ट्री है और इस लिहाज से भी वो और अरुणाचल प्रदेश उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है। और अरुणाचल में अभी लोकतांत्रिक आवाज न उठे क्योंकि वहां भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे हैं और ये चीन नहीं चाहेगा कि अरुणाचल से उठा हुआ लोकतांत्रिक आवाज तिब्बत के रास्ते चाइना तक पहुंचे और उसके गवर्नमेंट को मजबूरन कोई हार्ड कदम उठाना पड़े। इसलिए वो चाहता है कि अरुणाचल उसके साथ रहे। और इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। जैसा हम सबको पता 1949 में चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर किया था, लेकिन उसने वहाँ के प्रतिनिधियों से एक समझौता किया था कि हम आपके धार्मिक कार्यों में और परंपराओं में दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। उसने उनकी धार्मिक कार्यों में और परंपराओं में दखलंदाजी करी, जिससे तिब्बत के लोगों में विद्रोह इनके प्रति हो गया। लेकिन ताकतवर चीन ने उनकी आवाजों को कुचल दिया और सन 1959 में दलाई लामा को अपने अनुयायियों के साथ तवांग के रास्ते तवांग आना पड़ा। तवांग में वो काफी दिन रहे। उसके बाद वहां से वो धर्मशाला भारत आए और भारत में तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल का संचालन यहां पे कर रहे हैं। एट लास्ट द फाइनल पॉइंट इज अ कंक्लूजन में चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीति के साथ अपने बॉर्डर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और इंडिया को भी चाहिए कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहां पे खड़ा करें ताकि हम आर्म्स एंड अम्युनिशन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वहां हम पहुंच सके, जो कि एक बहुत ही जरूरी है रसद के लिए, आर्म्स एंड अम्युनिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही रिक्वायर्ड है। और लास्ट डायलॉग्स संवाद से ही समाधान है, वो भी चलना बहुत जरूरी है और उसमें मुझे लगता है हमारे राजनीतिक बहुत ही स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं, सशक्त हैं और जैसा होना चाहिए टिट फॉर टैट है। थैंक्स एंड बाय बाय।